कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन सेक्शन 45 टू 55. कॉन्सिक्वेंसेस अपन डिसोल्यूशन अपन ने काय का पढ़ा था? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा है अपन, ठीक है, और उसके अपन पढ़ रहे हैं अब कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आफ्टर इफेक्ट्स डिसोल्यूशन के. Consequent to dissolution of partnership firm, the partners have certain rights and liabilities as are discussed. मतलब एक बार डिसोल्यूशन हो गया पार्टनरशिप फर्म का, उसके बाद में कुछ राइट्स और कुछ लाइबिलिटीज रह जाती है पार्टनर्स के ऊपर. तो उसमें से सबसे इजी वाली ये है कि जिस दिन आपकी फर्म डिसॉल्व हुई उससे पहले की जितनी भी लाइबिलिटीज है वो आपको सारी पे ऑफ करनी पड़ेंगी. अगर फर्म के पास में सफिशिएंट एसेट्स नहीं है तो फिर कौन पे करेगा? पार्टनर्स अपने घर से पैसे लाएंगे, मतलब पर्सनली लाइबल हो जाएंगे और वो पेमेंट करेंगे. आया समझ में? ये तो याद है ना. इसके अलावा अगर डिसॉल्व हो चुकी है फर्म लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक क्रेडिटर की कोई लाइबिलिटी पेंडिंग रह जाती है तो इवन आफ्टर डिसोल्यूशन फर्म मतलब बाकी के सारे पार्टनर्स स्टिल रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स दैट थर्ड पार्टी. आया समझ में? मतलब अगर ए नाम का कोई क्रेडिटर बाय चांस रह गया पेमेंट करने का, डिसोल्यूशन से पहले का क्रेडिटर है और वो क्रेडिटर को पेमेंट करना रह गया है, तो डिसोल्यूशन के स्टिल बाद में भी वो आकर के क्लेम कर सकता है. समझ गया? और वो क्लेम करेगा किस पर? जितने पार्टनर्स उस फर्म के हुआ करते थे उन सभी से वो क्लेम कर सकता है एंड एवरी पार्टनर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. आया समझ कि ये कल पॉइंट अपन ने देख लिया था वैसे. नेक्स्ट, so liability for acts done after dissolution section 45. Notwithstanding the dissolution of a firm, the partners continue to be liable as such to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution until public notice is given of the dissolution. ये important line हो गया public notice. तो even when the firm is getting dissolved तब भी आपको public notice देना compulsory होता है. समझ आया क्या? अगर फर्म डिसॉल्व हो भी गई है तो भी आपको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, तो ही आपका लाइबिलिटीज खत्म माना जाएगा और रिश्ता खत्म माना जाएगा. तो ध्यान से सुनना इसका एग्जाम्पल कि ए बी सी और डी चार पार्टनर्स थे एक फर्म में ना, और उन्होंने फर्म डिसॉल्व किया 20th ऑफ जुलाई को. मान लो कितनी तारीख को? 20th ऑफ जुलाई 2026. इस तारीख को उन्होंने फर्म डिसॉल्व कर दी. क्लियर है? लेकिन उन्होंने अभी तक के फर्म के लिए डिसोल्यूशन के लिए कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया. इतना समझ में आया? अब इसमें से ए नाम का जो पार्टनर है उसने एक ट्रांजैक्शन कर लिया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, जबकि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है मगर स्टिल उसने फर्म का नाम यूज करके वो ट्रांजैक्शन कर लिया. वो ट्रांजैक्शन को ऐसा कंसिडर किया जाएगा मानो वो ट्रांजैक्शन डिसोल्यूशन से पहले का है, जबकि वो कर कब रहा है? डिसोल्यूशन के बाद कर रहा है. समझ में आया? अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा माना जाएगा कि वो डिसोल्यूशन के पहले का ट्रांजैक्शन है, मतलब उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से होगा, मतलब कि सारे पार्टनर्स लायबल रहेंगे ए बी सी और डी. उसको एक्ट ऑफ फर्म ट्रीट किया जाएगा. क्या बोलेंगे उसको? एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब सारे पार्टनर्स को लायबल ठहराएगा. तो ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि अभी तक आपने पब्लिक नोटिस नहीं. इतना समझ में आया क्या? तो अपन वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं उसमें कि 20th ऑफ जुलाई के बाद मगर पब्लिक नोटिस देने से पहले. इस बीच उसने यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन किया. इसने ए ने. समझ गया? और ए ने क्या बताया कि वो ट्रांजैक्शन किसके लिए कर रहा? फर्म के लिए कर रहा. किसके लिए? हाँ, तो उसने इन द नेम ऑफ फर्म, इन गुड फेथ, इन कॉमन एडवांटेज, ये सारी चीजों को फॉलो किया, मतलब सेक्शन 9 को फॉलो करके उसने सारा कंप्लीट किया. समझ आया? तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए सारे पार्टनर्स मतलब ए बी सी और डी सारे पार्टनर्स लाइबल रहेंगे. आया? क्योंकि अभी तक फर्म के डिसोल्यूशन की पब्लिक नोटिस नहीं दी है आपने. आया क्या सबको समझ में? प्रॉब्लम कोई इसमें? सर अगर ये उल्टा होता कि ट्रांजैक्शन करने से पहले हम पब्लिक नोटिस दे चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन किया, तो अब लाइबिलिटी केवल किस पे आएंगी? ए के ऊपर. नो एल्स पार्टनर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मतलब ना ही बी, ना ही सी, ना ही डी उस ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल
आया समझ में नहीं आया? यस और नो? पक्का? श्योर? क्लियर एकदम? आगे तो उन्होंने कहा लिखा है ये बातें, तो द नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल। मतलब अगर हम डिसोल्यूशन को मद्देनजर नहीं रख रहे, द पार्टनर्स स्टिल आर लायबल फॉर व्हाट? सच टू थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम जैसे अपने केस में किसने किया? ए ने किया। विच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म। मतलब अगर फर्म डिसॉल्व नहीं हुई होती तो उसको हम कैसा ट्रीट करते थे? जैसे कि वो एक्ट ऑफ द फर्म। और वो एक्ट ऑफ द फर्म बोल करके क्या बताना चाहते हैं? कि सारे ही पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आया समझ? इफ डन बिफोर डिसोल्यूशन until public notice is given of the dissolution। तो वो एक साथ लाइन पढ़ना है एक्चुअली, ये वाला यहां तक के कि उस ट्रांजैक्शन को जो हालांकि किया कब है? डिसोल्यूशन होने के बाद, मगर पब्लिक नोटिस देने से पहले। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होने के बाद मगर पब्लिक नोटिस देने से पहले वो ट्रांजैक्शन किया गया है, मगर उस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट हम कैसा कर रहे हैं? जैसे कि वो ट्रांजैक्शन एक्ट ऑफ द फर्म है, डन बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब इन शॉर्ट सारे पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए ही हम ये पढ़ रहे हैं। समझ आया? और पब्लिक नोटिस देने के पश्चात अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल जिसने ट्रांजैक्शन किया है वो पर्सनली लायबल रहेगा, फर्म उसके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल की। समझ में क्या? तो इंपॉर्टेंस किस चीज का हुआ? पब्लिक नोटिस का। काय का? वेरी गुड, समझ में आया? आगे, provided that estate of a partner who dies, estate of a partner who dies, provided बोला है। अब इसमें है ना, मस्त है ये ट्रिक, बहुत अच्छी है कि भाई में क्या हो गया कि फर्म तुम्हारी डिसॉल्व हो रही 20 तारीख को, 20 को। समझ में आया? पब्लिक नोटिस मान लो तुम दे रहे हो 30 को। कब? 30 जुलाई को। समझ में आया? ट्रांजैक्शन तुमने किया इस बीच कहीं तो भी, इतना भी ध्यान है। डिसॉल्व करने से पहले एक पार्टनर लेट गया था। लेट गया था बोले तो उसकी मृत्यु हो गई थी। समझ में आया? डेथ हो गई थी। समझ में आया कि नहीं? अपन उसके डेट को भी एक डेट दे देते हैं। वो डेथ हुई उसकी मान लो 31 को। समझ में आया क्या? 31 मई को बहुत स्पेशल डे रहता था। 31 मई द वेरी स्पेशल डे। ओके, आया? अब बोलो, दिन पार्टी करने का खुद के पैसों से, सर के पैसों से नहीं करने का। लेकिन उसी दिन ये पार्टनर को मरना था, पनौती। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू नहीं तो गाली भी देता था मैं। तो पॉइंट क्या है? ए बी सी और डी पार्टनर थे, ठीक है? किसको मारते बताओ? होती हो गया तुम्हारा तो। डी फॉर डेथ। समझ में आया? तो इसके लिए डी पार्टनर को मार दिया। समझ में आया क्या ये? लेकिन मारा कब है, मतलब मरा कब है, सॉरी, मरा कब है? 31 मई 2026 को ही टपक गया था वो। आ रहा है समझ में? और ये ट्रांजैक्शन कब हो रहा देख लो, 20 जुलाई के बाद, जुलाई से पहले। तो तुम सोचो कि क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए डिसीज्ड पार्टनर मतलब जो डी है वो लाइबल रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, तुम जवाब किधर देंगे? कमेंट सेक्शन में। समझ में आया? और इस बार लेक्चर मैं अपने पर्सनल अकाउंट से डालूंगा जिसमें कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा। ये बड़ी कंप्लेंट की थी हमारे व्यूअर्स ने। इस बार हम हालांकि रिकॉर्डिंग चालू है, अच्छा लगेगा तेरे को, गिरिराज भट्टर तेरा नाम लूंगा मैं। ठीक है, तो तुमको लेकिन समझ आ गया ना? तुमको डिटेल समझी उसकी क्या है? कि डेथ हो चुकी है ऑलरेडी 31 मई 2026 को। देखो सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। 31 मई को डेथ हो चुकी है, फर्म डिसॉल्व हो रही है 20 जुलाई 2026 को, और उसके बाद तुमने कोई ट्रांजैक्शन किया है। मान लो वो ट्रांजैक्शन अगेन किसने किया? बी ने किया। ये समझा? लेकिन डी तो ऑलरेडी मर चुका था, तो लॉजिकली डी की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। आया कि नहीं आया? क्योंकि डी तो मर चुका है और मरने की कोई पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया? पढ़ू फिर आगे ध्यान से। प्रोवाइडेड दैट एस्टेट, एस्टेट बोले तो प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर हु डाइज,
और हु इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। मान लो अगर रिडीम मरा नहीं होता, हुआ था इंसॉल्वेंट, अगेन इंसॉल्वेंसी में भी उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ऑन द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी इटसेल्फ उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद के होने वाले कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए इंसॉल्वेंट पार्टनर और डिसीज पार्टनर लायबल नहीं रहता। डिसीज के केस में क्या बोल रहे हैं अपन, मरने के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए ना वो रिस्पॉन्सिबल है ऑब्वियसली, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, ना पर्सनल ना पार्टनरशिप की, ठीक है, सब लिखना पड़ता है डिटेल में। पार्टनरशिप की भी प्रॉपर्टी लायबल नहीं है, ना ही उस डिसीज पार्टनर की पर्सनल एसेट लायबल है। एंड सेम केस विद इंसॉल्वेंसी ऑल्सो, कि अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर है, मान लो 31 मई 2026 को इंसॉल्वेंट हुआ वो, ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी में भी सेम केस रहेगा कि जिस दिन इंसॉल्वेंट हुआ है उसके बाद के लिए वो रिस्पॉन्सिबल या लायबल बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? मतलब कोई भी एक्सेप्शन में भी उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्लूड नहीं। आ रहा है क्या समझ में? मतलब लॉ में कहीं पर भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जो डिसीज्ड पार्टनर को या फिर इंसॉल्वेंट पार्टनर को मरने के या इंसॉल्वेंट होने के बाद लायबल ठहरा सके, है क्या? तो वो कौन से ट्रांजैक्शन तक के सीमित है? डेथ से पहले तक के ट्रांजैक्शन जितने हुए हैं वो, और इंसॉल्वेंट होने से पहले जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं वो, उतने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डिसीज्ड की और इंसॉल्वेंट पार्टनर की। तुमको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का बोलो कि रिपीट करना है मुझको। कितने केस है उसमें? कौन सा केस है? डिसीज्ड और इंसॉल्वेंट और, समझ में आया? हमने पढ़ा है सेकंड नंबर के यूनिट में कि इसमें कोई नोटिस देने की जरूरत, बरोबर है, कोई नोटिस देने की जरूरत, बरोबर है, नोटिस नहीं देना पड़ता, इसका मतलब वो उसी दिन उनकी लाइबिलिटी हो जाती खत्म। किस दिन? डेथ के केस में जिस दिन वो मरा उसी दिन, और इंसॉल्वेंसी के केस में जिस दिन उसके अगेंस्ट में कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया इंसॉल्वेंसी, उसी दिन। आया क्या समझ सबको? है क्या क्लियर? पक्की बात? तो प्रॉब्लम? पढ़ो आगे, ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़ो। Provided that the estate of a partner who dies or who is adjudicated and insolvent, or of a partner who not have been known to the person dealing with the firm to be a partner, retires from the firm. अब एक और पार्टनर जुड़ा। अपन ने अभी तक के देखो क्या क्या पढ़ा, डिसीज, और उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया इंसॉल्वेंट। अब वो एक और केस की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट वाले पार्टनर की। लेकिन सर रिटायरमेंट में तो अपन ने पढ़ा है कि उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, और जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता रिटायरमेंट का तब तक के वो लाइबल रहता, ये अपन ने पढ़ा यूनिट 2 में। सर इधर कैसे क्या आ रहा है ये केस? तो वो किस रिटायर्ड पार्टनर की बात कर रहे हैं? जिसने कभी बिजनेस में पैर भी नहीं रखा, पार्टनर है वो, मगर उसने कभी सामने नहीं आया। तो जितनी भी थर्ड पार्टीज या क्रेडिटर्स है उनको वो पार्टनर के बारे में नॉलेज है ही नहीं, उस पर्टिकुलर पार्टनर के बारे में नॉलेज है ही नहीं। मतलब अपन उसको डोरमेंट भी कंसिडर कर सकते। समझ में आया? है क्या क्लियर? मतलब स्लीपिंग पार्टनर है वो, तो एक्टिविटी में नहीं है, किसी के सामने कभी आया नहीं, तो ऐसे पार्टनर के रिटायरमेंट की वो बात कर रहे हैं। समझ में आया क्या? केस 3 हो जाएंगे भला। डेथ और इंसॉल्वेंसी तो सिंपली समझ में आ गया। अब तीसरा केस अपन एक और बार पढ़ लेते। और ऑफ अ पार्टनर नॉट हैविंग बीन नोन, मिला क्या? नॉट हैविंग बीन नोन। नॉट हैविंग बीन नोन का मतलब क्या होता? उसके बारे में किसको पता नहीं है? क्रेडिटर्स को या थर्ड पार्टीज को उसके बारे में पता नहीं है। देखो लिखा है ना, टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म, उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज, क्योंकि वो कभी सामने आया ही नहीं। क्लियर है? तो ऐसा पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा अगर उसका रिटायरमेंट डिसोल्यूशन से पहले हो चुका है। तो मैं सुना मैंने क्या बोला? अब तीनों केसेस एक साथ देख लो फिर, ध्यान देना ध्यान। देखो, तो हमने हमारी फर्म को इंसॉल्वेंट कब ठहराया? अबे कितनी तारीख को ठहराया था इंसॉल्वेंट? इस डेट, सॉरी इंसॉल्वेंट बोल रहा हूँ, डिसॉल्व। हमारी फर्म कब डिसॉल्व हुई? 20 जुलाई, बरोबर। हमने पब्लिक नोटिस कब दिया? पब्लिक नोटिस वाज गिवन ऑन 30th ऑफ जुलाई, समझा? और ट्रांजैक्शन कब हुआ? यहाँ पर ना, ठीक। अब उसमें से पार्टनर कौन कौन थे? ए बी सी डी ई। अब मैं ज्यादा क्यों ले रहा, क्योंकि मेरे को एक एक के लिए केस बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? डी फॉर मर गया, मतलब डिसीज्ड। देख लो अपन कहाँ लिख रहे हैं उसको, डिसीज्ड को इंसॉल्वेंट डिसोल्यूशन से पहले। आया क्या समझ में? फिर उसके बाद में ई नाम का पार्टनर क्या हुआ? इंसॉल्वेंट। अगेन कहाँ लिखा देखो? डिसोल्यूशन से पहले। एक पार्टनर और है इसके अंदर, 5 नहीं है 6 पार्टनर है।
है, देखो ना, गिनो ना, दिखा क्या तुमको? अरे सिक्स्थ वाला पार्टनर दिखा क्या तुमको? सिक्स्थ वाला पार्टनर दिखा क्या? क्यों नहीं दिखा वो? एग्जैक्टली समझ में आया समझ में आया। तो आर नाम का एक पार्टनर है जो गुप्त था अभी तक के। क्यों गुप्त था उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज? और वो क्या हुआ? अगेन देख लो कब लिखा अपन ने रिटायरमेंट उसका, डिसोल्यूशन से पहले। इतना समझा? है क्लियर? पक्का? आगे। तो ये तीनों भी सिचुएशन में, चाहे डिसीज पार्टनर रहे, चाहे इंसॉल्वेंट पार्टनर रहे, चाहे रिटायर्ड पार्टनर, लेकिन ये रिटायर्ड कौन से पार्टनर की बात कर रहे हैं अपन? जो कभी फर्म के क्रेडिटर्स या थर्ड पार्टीज के सामने आया नहीं है, मतलब थर्ड पार्टीज उसको जानती ही नहीं है कि वो पार्टनर है। तो अभी तक के थर्ड पार्टीज के लिए कितने पार्टनर्स थे? सिर्फ 5। हालांकि फर्म में कितने एक्चुअली? 6। तो कितने पार्टनर को नहीं जानते थे? सिक्स्थ वाले पार्टनर को पहचानते जानते नहीं थे। इनके हिसाब से इस फर्म में सिर्फ और सिर्फ 5 ही लोग थे। ये समझ में आया क्या? कंफर्म है? तो ऐसा जो पार्टनर अगर रिटायर हो गया रिटायर, तो ये तीनों की भी लाइबिलिटी इस ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। अब समझा कि नहीं समझा? वही, अब कौन कौन पार्टनर्स बच गए? ए, बी, सी। मान लो ये जो ट्रांजैक्शन किया था ये ए ने किया था, किसने? इस ट्रांजैक्शन के लिए अब कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए भी है, बी भी है और सी भी है। ये ट्रांजैक्शन कब किया है? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के बाद, मगर पब्लिक नोटिस देने से पहले। अब ऑल गुड? वही अगर कोई ट्रांजैक्शन मान लो यहां हुआ होता तो, बोलो, यहां हुआ होता तो क्या होता था? ए ही लायबल ठहराया जाता था अकेले। क्यों? क्योंकि पब्लिक नोटिस हम दे चुके हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। और एक कंसेप्ट जोड़ देता हूं, कोई ट्रांजैक्शन यहां था क्रेडिटर का, समझ में आया क्या? मतलब डिसोल्यूशन से पहले वो तीनों पार्टनर्स को कंसिडर मत करना, जो मर चुका है, इंसॉल्वेंट है और रिटायर, उनको छोड़ दो, उनको बख्श दो। मैं क्या बोल रहा सिर्फ कि कोई क्रेडिटर है जो कब का है? पुराना क्रेडिटर है। कब का है? समझा क्या? कितना पुराना है सर? तो इन लोगों के डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट के बाद, मगर डिसोल्यूशन से पहले। ना समझा क्या? मतलब 31 मई के बाद 20 जुलाई से पहले, इस बीच कोई नया क्रेडिटर रेस किया था तुमने, और उस क्रेडिटर को डिसोल्यूशन पर तुमने पेमेंट नहीं किया क्योंकि वो क्रेडिटर का ध्यान नहीं रहा, मान लो, और वो क्रेडिटर आ गया पब्लिक नोटिस देने के बाद में पैसे मांगने के लिए। बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए, बी, सी। समझ में आया? और एक लास्ट ले लेते हैं अपन इसको और क्लियर करने के लिए, कि मान लो डिसीज पार्टनर के मरने से पहले, इंसॉल्वेंट के एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट होने से पहले, और तीसरा रिटायरमेंट वाले पार्टनर के भी पहले। मतलब मान लो ये ट्रांजैक्शन हुआ है 1 अप्रैल 2025 को। कब? 1 अप्रैल 2025। समझ में आएगा? पक्का? और वो जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें जो क्रेडिटर था, उस क्रेडिटर को तुम पेमेंट करना भूल गए, और तुमने फर्म डिसॉल्व कर दी, पब्लिक नोटिस भी दे दिया, और उसके बाद वो क्रेडिटर पैसे मांगने आया। अब वो क्रेडिटर किस किस से क्लेम कर सकता है? 6 के 6 पार्टनर से क्लेम कर सकता है। समझ में आ रहा क्या? और वो 6 के 6 रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सर छठवें के बारे में तो मालूम नहीं था। मालूम पड़ने से कुछ नहीं होता, फर्म तो बोलेंगी ना कि सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? ए, बी, सी, डी, ई, आर, ये सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। समझाना? क्यों? पक्का? ऑल गुड? श्योर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था, प्रोवाइडेड दैट द एस्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज, एस्टेट ऑफ द पार्टनर हु इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, एंड एस्टेट ऑफ अ पार्टनर हु इज रिटायर्ड बट नॉट हैविंग बीन नोन टू द थर्ड पार्टीज इज नॉट लायबल अंडर दिस सेक्शन। लिखा है, क्या बोला है? नॉट लायबल अंडर दिस सेक्शन। अब ये दिस सेक्शन अपने को बता क्या रहा था? कि ट्रांजैक्शन कब क्या हुआ है यहां पर? डिसोल्यूशन के बाद, पब्लिक नोटिस से पहले। उस ट्रांजैक्शन के बारे में वो लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। So these three partners will not be held liable under this section for the acts done after the date on which he ceases to be a partner. तो ऑब्वियसली उनकी डेथ हो गई, उसका इंसॉल्वेंसी हो गया, या तो फिर रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबल। डन? समझ में आया? सेक्शन 45 समझा क्या अभी तक के? लेकिन सेक्शन 45 का हमने सिर्फ सबसेक्शन 1 पढ़ा है, पर समझ गया ना? प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे, अब सबसेक्शन 2, notices under subsection 1 may be given by any partner.
तो जितने पार्टनर्स उस फर्म में थे उनमें से कोई भी एक पार्टनर नोटिस दे सकता है, इवन फर्म भी नोटिस दे सकती है। अपन ये पहले पढ़ा है कि नहीं, पॉइंट याद है तुमको? पब्लिक नोटिस देने का इंपॉर्टेंस है, कौन दे रहा है इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। पार्टनर भी दिया तो चलेगा, सिंगल पार्टनर ने दिया तो भी चलेगा, सारे पार्टनर्स ने मिलकर दिया तो भी चलेगा, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता? पब्लिक नोटिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी उसी दिन खत्म मानी जाएंगी जिस दिन पब्लिक नोटिस दिया जाएगा। आ गया क्या समझ? पक्का। एक और बार रिकॉल करवा रहा हूं, हम पढ़ क्या रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या पढ़ रहे हैं अपन? वेरी गुड, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ, ऑल गुड, पक्का। सेक्शन 45 हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। इट सीक्स टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टीज डीलिंग विद द फर्म। किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे हम? सीधी बात है ना, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्लेम करेगा ना डियर, किससे क्लेम कर रहा है वो? फर्म से और पार्टनर्स से। तो हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? थर्ड पार्टी को, कि भाई थर्ड पार्टी की तरफ लाइबिलिटी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ऐसा अपन पढ़ रहे थे। तो वी आर प्रोटेक्टिंग लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, ये समझ गया। और दूसरा, इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट पार्टनर्स ऑफ द डिसॉल्व फर्म। ऑल्सो पार्टनर्स ऑफ द डिसॉल्व फर्म कैसे? पब्लिक नोटिस दे दिया अगर, तो बाकी के सारे पार्टनर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे ना, एक नालायक को छोड़ के। उसको नालायक क्यों बुला रहे, समझ गए होंगे तुम, तो नालायक अपन क्यों बुला रहे? क्योंकि उसने अकेले ने ट्रांजैक्शन किया इन द नेम ऑफ फर्म, जबकि लेकिन फर्म डिसॉल्व होके पब्लिक नोटिस दे चुकी। आया क्या समझ में? तो टू फोल्ड समझा क्या क्या है? टू फोल्ड में पहला फोल्ड क्या है कि किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी के पैसों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? पार्टनर्स को। समझ गया क्या? पार्टनर्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म। क्या? बट व्हेन विल दे बी प्रोटेक्टेड? तब वो कब प्रोटेक्टेड माने जाएंगे? जब, वेरी गुड, पब्लिक नोटिस दे चुके रहेंगे हम तब। आया क्या समझ में? पक्का? दोनों इसमें मतलब, दोनों इसमें, हाँ पब्लिक नहीं नहीं यार, अगर ऊपर वाले में तो पब्लिक नोटिस दे चुका है, तो वहां थर्ड पार्टी सिर्फ उसी व्यक्ति से क्लेम कर सकती जिसके साथ उसने ट्रांजैक्शन किया। समझ रहा? जैसे ABCD 4 पार्टनर थे और डिसॉल्व कर दी फर्म, पब्लिक नोटिस भी दे दी, लेकिन ए ने ट्रांजैक्शन किया इन द नेम ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस, तो वहां थोड़ी थर्ड पार्टी का प्रोटेक्शन हम करेंगे। हाँ, तो थर्ड पार्टी का प्रोटेक्शन वो खुद करेंगी ना, क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन किया उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में। समझ रहा क्या? हाँ, अपन कब बोलते थे, तेरा पॉइंट, कि ट्रांजैक्शन कब हुआ? पब्लिक नोटिस देने से पहले। तो यस, पार्टनरशिप एक्ट इसको प्रोटेक्ट करेगा थर्ड पार्टी को, कि बस यस, थर्ड पार्टी की तरफ सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल माने। कोई कंफ्यूजन है? पूछना चाहते हो कुछ? सबसे पूछ रहा हूं मैं, पूछना है किसी को? कोई सवाल? कुछ भी नहीं? सच में? पक्का? मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा, फिर बताना फिर मेरे को, ठीक है? एग्जाम्पल 5, X and Y carried on business in partnership for several years, मतलब काफी पुराना बिजनेस है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। Executed on December 1 a deed dissolving the partnership from the date but failed to give a public notice। समझ गया क्या? किस तारीख को डिसॉल्व किया फर्म को? 1 दिसंबर को। अब उन्होंने ना, देखो क्या लिखा है, सिर्फ पार्टनरशिप लिखा है, फर्म नहीं क्लियर किया उधर। और लेकिन कितने पार्टनर्स है? तो डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ तो हुआ है। तो अपन कंसिडर कर लो कि उन्होंने फर्म लिखना भूल गए, तो अपन ये कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर कि एक्स और वाई बहुत पुराने पार्टनर्स है, लेकिन उन्होंने दिसंबर 1 को ये तय कर लिया कि हमको फर्म को करना है डिसॉल्व, और उन्होंने डिसॉल्व कर दी, मगर दे फेल्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस, मतलब उन दोनों में से किसी ने भी पब्लिक नोटिस नहीं दी। काय की? डिसोल्यूशन की। काय की? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। वेरी गुड। On December 20, X borrowed in the firm's name a certain sum of money from R। किसने बोरो किया? हाँ, हमेशा नालायक कौन रहता? X ही रहता। समझ गया? हाँ, तो कमेंट सेक्शन में सारे लोग अपने X के नाम लिखेंगे आगे। तो on December 20, X borrowed in the firm's name a certain sum of money from R। पट्टड़ के बहुत सारे नाम आने वाले हैं, सॉरी कमेंट्स आगे। Who was ignorant of the dissolution? Who was ignorant of the dissolution? क्या समझा? आर को डिसोल्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं है, और एक्स ने आर के साथ में डील कर लिया, एक्स ने आर से पैसे बोरो कर लिए, और एक और स्टेटमेंट गया और एक फैक्ट गया कि हमने अभी तक पब्लिक नोटिस, बोला ना? समझ में आया क्या क्या? तो एक्स और वाई दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। काटे खाने तेरे को? तू दोनों, अब तू बताएंगे, दोनों भी रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, एक्स एज वेल एज वाई। एक छोटा सा स्लाइड सा चेंज करूँ क्या इसमें?
एक्स बोरोड द मनी बट नॉट इन फर्म्स नेम, पूरा आंसर बदल जाता। अब एक्स पर्सनली लायबल रहेगा, वाई रिस्पॉन्सिबल, बच गया वाई एक्स से। क्या क्या पक्का? तो इससे अपने को एक और बात सीखने कि जब आप रिश्ता खत्म कर रहे हो तो उसको पूरे तरीके से खत्म करो और अपना व्हाट्सएप का स्टेटस बदल के अवेलेबल कर दो। जिसको समझा उसको समझा, थोड़ा माथा लगाना पड़ेगा जोक के लिए। और प्लस जिस चैट में तुमने डिवोर्स लिया है चैट भी संभाल के रखने का, प्रूफ के तौर पे। आ रहा है समझ में? ताकि कल को तुम्हारे नाम से किसी कैफे में कोई उधारी ना कर ले वो एक्स। तुम लायबल हो जाएंगे ना जबरदस्ती, तुम भी जाएंगे दूसरी के साथ उस कैफे के अंदर, फिर वो बोलेगा भैया पुरानी वाली आई थी। अच्छा नहीं लगेगा ना नई वाली को। समझ रहे तुम बात को? मैं जाने दो रिकॉर्डिंग में, क्या उसमें प्रॉब्लम? मैंने कुछ गलत बात थोड़ी की, गलत बात की क्या कोई? नहीं ना? यदि का नाम ले ले रहा, सॉरी, विजय चौहान। विजय दीनानाथ चौहान। आगे बढ़ो, आगे पक्का। तो केस समझ गया, स्लाइड जो चेंज किया वो भी समझ गया, उसका असर क्या हो जाएगा कि वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। वही अगर वो ट्रांजैक्शन करता है इन द फर्म्स नेम तो फिर पूरी के पूरी फर्म बोले तो पूरी फर्म में है कितने, एक्स और वाई दोनों भी रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। समझ में आया क्या? क्या? तो आगे, however there are exceptions to the rule stated in above example, that is even where notice of dissolution has not been given, there will be no liability for subsequent acts. There will be no liability for subsequent acts. The case of deceased पढ़ा कि नहीं तुमने? The case of insolvent पढ़ा कि नहीं तुमने? In the case of dormant partner जो क्या हो गया बाद में, retire क्या हो गया? वही चीज बता रहे रिपीट करके। हाँ लेकिन अच्छी चीज है, मैं बताता हूँ। तुमने क्या पढ़ना, ये यहाँ से पढ़ना तुमने, सब सेक्शन 2 से चालू करना और यहाँ पे खत्म करना। हमारा जो ऊपर का डेटा है ना जो कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोवाइडेड वाला, वो नीचे इजी वे में दिया हुआ है बहुत से बोला। 2 बार नहीं लिखना पड़ता, हाँ एक ही बार लिखना पड़ता, बट नीचे वाला लिखो, इजी है क्योंकि वो लर्न करने में तो सीधा सीधा दिया हुआ है ना एकदम पॉइंट वाइज। अपन ने ऊपर क्लटर्ड पढ़ा है ना थोड़ा, इसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लर्न करना ज्यादा आसान है। बढ़ो आगे। फिर कल अपन ने ये वैसे पढ़ लिया था लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए हम फिर से पढ़ेंगे। राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, हर पार्टनर का अधिकार है कि बिजनेस पूरे तरीके से बंद हो जाना चाहिए आफ्टर डिसोल्यूशन। तो सेक्शन है 46, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल। एंटाइटल जैसी बोलते तो क्या आता, राइट का राइट है पार्टनर का, नहीं तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, एज अगेंस्ट ऑल दी अदर पार्टनर्स। समझ में आया पक्का? तो हमारे केस में कौन मरा था, डी मर गया था, तो डी के मरने के बाद में कौन आएगा? हाँ उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आया? टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस यूनिट में कि फर्म की प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले वो किसके डेट्स पे करने के लिए यूज होनी चाहिए, फर्म के डेट्स पे ऑफ करने के लिए यूज होनी चाहिए। और बांटने के पश्चात कैपिटल अकाउंट का पेमेंट होगा, मतलब सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। और फिर भी अगर पैसे बच गए तो उसको हम बुलाते सरप्लस, क्या बुलाते? और वो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग्स ऑल दी पार्टनर्स। रेशियो मेरे से मत पूछना, मेरे को अभी पता नहीं है क्योंकि हमने इस बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन सरप्लस बटेगा सारे पार्टनर्स। समझ में आया क्या? अब उसके बाद डेफिसिट अगर आता है तो, और डेफिसिट कब आता मैं क्लियरली बता देता हूँ। डेफिसिट एक तो आता कि आपने थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज सारी पे कर दी लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे करने अभी बाकी है, एक ये भी डेफिसिट है। तो यहाँ डेफिसिट बहुत क्लियर रहेगा, कितना डेफिसिट आएगा, जितना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उतना ही डेफिसिट आएगा। समझ में आया क्या? सुनो वापस से मैं बताता हूँ। देखो सरप्लस वाला पार्ट तो समझ गया ना, सरप्लस कब बोला जाएगा, जब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज चुका दी तुमने, उसके बाद पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी उनको पे कर दिया,
फिर भी तुम्हारे पास में बच गए पैसे, उन पैसों को अपन बुलाएंगे सरप्लस, और वो सरप्लस में अधिकार सारे पार्टनर्स का है। ये सरप्लस वाली बात बहुत इजी है। अब मैं समझा रहा हूँ डेफिसिट, डेफिसिट जहां पर पैसे कम पड़ गए, समझ रहा है ना? तो एसेट बेची, एसेट बेचने के बाद में सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज तुमने पे ऑफ कर दी, सारी सब पे हो गई, लेकिन वहीं पैसे खत्म हो गए। मान लो 1 करोड़ की एसेट थी और थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज 1 करोड़ की थी, तो जो 1 करोड़ की एसेट से पैसे आए थे वो सारे थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज चुकाने में लग गए। क्या बच गया? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। मान लो वो 30 लाख रुपए का है, ठीक है? 3 पार्टनर है, 30 लाख रुपए का कैपिटल अकाउंट है, ए बी सी 3 पार्टनर 10-10 लाख ईच लाए थे उन्होंने, समझ में आया? तो ये 30 लाख क्या कहलाएंगे? डेफिसिट। क्या कहलाएंगे? आया क्या समझ में? अब मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा आगे का, कान खुले और दिमाग जगह पर। कमेंट सेक्शन को छोड़ देना। बैठेगा तो क्लास, तो ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान से प्लीज। अब बचे कितने देने के? 10-10 लाख हर पार्टनर को। अब अगर ये पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग सब कुछ इक्वली ही करते हैं, समझ रहा? मतलब जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से ही करते हैं ये लोग सब कुछ, प्रॉफिट शेयरिंग भी, लॉस शेयरिंग भी, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो को ही अप्लाई करते हैं। तो फिर यहां पर इनके घरों से पैसे बुलाकर वापस करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? हर पार्टनर 10 लाख रुपए लाएगा और हर पार्टनर वापस 10 लाख ही लेकर, नहीं समझा? मजा कब आएगा? मतलब जब तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो अलग रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग रहेगा, या बोलो लॉस शेयरिंग रेशियो, तब मजा आने वाला है। क्या समझ? तब किसी एक पार्टनर को मिलेगा उसमें फायदा और किसी दूसरे पार्टनर पे आने वाला है बोझा। क्या क्या तुमने मैं अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है ना। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, तीनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना बताया था अपन ने? 10 लाख रुपए ईच, मतलब टोटल कैपिटल वॉज ऑफ 30 लैक्स। फिर हमने क्या बोला? एसेट्स हमारे पास 1 करोड़ की थी, लाइबिलिटीज थर्ड पार्टी वाली हमारे ऊपर 1 करोड़ की थी, तो जितने एसेट से पैसे आए थे वो सारे लाइबिलिटीज के पेमेंट में चले गए। बचा क्या हाथ में? सिर्फ 30 लाख का, वो भी डेफिसिट। क्या बचा? क्योंकि वो बेचारे कैपिटल अकाउंट को अपन चुका नहीं पाए ना, अभी पार्टनर्स का पैसा देना बाकी बचा है। इतना समझ आ गया कि नहीं समझ आ रहा है? तो उस मोमेंट पर फर्म अलग कंसिडर होती है और वो पार्टनर्स अलग कंसिडर होते हैं, और वो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो भी लाइबिलिटी में आ जाता है, फर्म के लिए वो लाइबिलिटी की तरह है। तो द फर्म हैज टू पे, ए हैज टू पे, बी हैज टू पे सी व्हाट? देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इतना क्लियर हो गया? पक्का? पॉइंट क्या है? यदि अगर ये लॉस शेयरिंग भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाले रेशियो में ही करते हैं, लॉस शेयरिंग इन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, समझ में आ रहा है तुमको? है ना? तो एक एक के हिस्से में क्या क्या आता? 33.33 का रेशियो आएगा, बरोबर? समझ में आया? सोचा थोड़ा सा, प्रोसेस हो गया? मेरी बात आगे की सुनो। तो फर्म अब पेमेंट करने के लिए, फर्म के पास पैसे तो है नहीं, तो फर्म क्या करेंगे ऐसे मोमेंट पे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले फीचर को याद करती, किसके? पार्टनर्स। तो फिर फर्म ने कांटेक्ट किया ए को, ला 10 लाख। फिर कांटेक्ट किया बी को, बी ला 10 लाख। फिर कांटेक्ट किया सी को, तू भी ला 10 लाख। आया समझ में? पक्का? और अभी अपन ने क्या बोला था कि लॉस भी काय में बढ़ता? कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो में ही। तो ये तीनों भी अपने घरों से कितने पैसे लाएंगे? 10 लाख। और फिर फर्म के खाते से इनको वापस कितने पैसे जाएंगे? 10 लाख ईच। ये सारे रेशियोज यहाँ पर बोलिए। अब सेटल हो गया। पर देखो ये स्टुपिडिटी है थोड़ा सा ये एग्जाम्पल, है ना? मगर ये फॉर्मेलिटी के लिए करना ही पड़ता है। क्लियर है? समझ रहे हो तुम कि जिसको तुमको पैसे देने बाकी रह गए आखिरी में, सुन रहे हो ना? जिसको तुमको आखिर में पैसे देने बाकी रह गए वो कौन है? सारे पार्टनर्स, उनको पैसा देना बाकी रह गया है। उन्हीं को, उन्हीं से सॉरी तुमको पैसे मंगवाने भी है डेफिसिट।
समझ रहा है ना? पक्का? इसका कैलकुलेशन कैसे होता? तो फर्म क्या सोचती कि भाई अपने ऊपर टोटल लाइबिलिटी कितनी बची, तो फर्म किसका टोटल लगाएंगी? कैपिटल अकाउंट का। वो कितना आया लाइबिलिटी? 30 लाख। फिर फर्म बोलती भाई पार्टनर्स इक्वली बांट रहे हैं ना लॉस, दिखाओ। फिर इस 30 लाख को डिवाइड बाय 3 ही करेंगे। तो जब डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 10 लाख ईच। फिर फर्म सबसे अगेन क्या बुलाएंगी? 10 लाख रुपए। आया क्या समझ में? और फिर वही 10 लाख उनके कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करने में लगाए दिए जाएंगे। तो ये नॉनसेंस है थोड़ा सा एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें सब कुछ इक्वल है, इसके लिए इसमें क्लैरिटी नहीं है, या फिर सब कुछ इक्वली समझ आता है। जहां पर लॉस शेयरिंग रेशियो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो से अलग है, वहां प्रॉब्लम है। आ रहा है समझ में? क्या आ रहा है? ठीक है, मैं ये कैलकुलेट करके बताता एक बार ऐसे में क्या होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने सब कुछ ओरल बोला, अब मैं सब कुछ लिख कर भी बता देता। तो ये है पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऐसी दिखती, जहां पर यहाँ का सारा टोटल कितना था अपना? 1 करोड़। लेकिन यहाँ की सारी टोटल कितने की थी? वेरी गुड, 1.30 करोड़। आया क्या समझ में? 1 करोड़ 30 लाख रुपए। इसमें डिवीजन था, कैपिटल अकाउंट अलग और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अलग। यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना वो रहती थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, यहाँ पर हम लिखते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटी कॉलम है ये, बरोबर। इसमें कितने पैसे देने बाकी है, और सारे पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन कितने का है? 10 लाख ईच। ना समझा? मतलब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स है सब आ गया उसमें, वो कितने के है? तो ये 1 करोड़ जैसे ही आएंगे, कौन से वाले? सारी एसेट्स बेच करके वो सीधा काय में चले जाएंगे? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को चुकाने में चले। तो वो उसका पेमेंट तो हो गया, तो बचा क्या? समझा क्या? 30 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसको आपको क्या ट्रीट करना है? एज, वेरी गुड, एज लाइबिलिटी, बिकॉज यू आर डिसॉल्विंग द होल फर्म। इतना समझा? तो फर्म को करने हैं पेमेंट, ए को, बी को और सी को। इतना समझा? पक्का? और पेमेंट तुमको पता है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख ना पेमेंट करना बाकी है। ये सबको क्लियर है क्या अभी तक के? अब मैं एग्जांपल में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक के तो कॉमन ही रहेगा एग्जांपल। ठीक है, अब चेंज क्या है कि इनका जो लॉस शेयरिंग रेशियो था वो था रेशियो 2:1:1। क्या बोला? आया क्या समझ में? पक्का? है क्या क्लियर सबको? तो अब फर्म के ऊपर टोटल लाइबिलिटी बची है 30 लाख, और फर्म को पैसे मंगवाने हैं ए बी सी के ही, और देने भी उन्हीं को है, ए बी सी को ही। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अपन कैसा डिवीजन करेंगे? अब क्या 30 लाख को डायरेक्ट 3 से डिवाइड करूं? नहीं, अब अपन करेंगे 2/4, फिर और करेंगे 1/4, और फिर और एक बार करेंगे 1/4। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 1 जा 2 2 जा 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए कौन लाएगा घर से? ए, कौन लाएगा? और ये बाकी के लोग कितने लाएंगे? 7.5 लाख रुपए ईच। 7.5 lakhs एंड 7.5 lakhs ईच। ये समझा कि नहीं समझा सबको? पक्का? तो देखो, अब फर्म पैसे मंगवा रही ए से, कितने? 15 लाख। बाकी दो से, बी से 7.5 लाख, सी से, आया क्या समझ? हो गए जमा 30 लाख। लेकिन दे रही किस रेशियो में है? जिसका उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, मतलब एक एक को कितने जा रहे? 10-10 लाख। इसमें कौन नुकसान में आया? क्या क्या अभी ये मैं समझा रहा था। 5 लाख से नुकसान में आ गया ना ये,
बेचारा फंस गया, है ना। और फायदे में आ गए कौन? अब देखो वो फायदा पूरा तो नहीं है, मगर 2.5 लाख से लाइबिलिटी कम तो हो गई ना बी और सी की। उनको घर से 10 लाख की जगह कितने लाने पड़ रहे हैं अब, सिर्फ 7.5 लाख, और मिल रहे कितने बदले में? 10 पूरे मिल रहे, तो 2.5 की लाइबिलिटी बच तो गई ना। अब आया समझ में मैं क्या समझाना चाहता था? पक्का? तो अगेन लास्ट टाइम कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो और लॉस शेयरिंग रेशियो, मतलब जो लास्ट में डिसोल्यूशन पर हम लॉस शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों सेम है तो कोई मतलब नहीं है कि जितना पैसा मंगवाओगे उतना ही वापस दोगे भी। लेकिन अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो अलग है लॉस शेयरिंग से, तो किसी का होगा घाटा और किसी का कुछ नहीं जाता। क्या मतलब? एक का घाटा होगा, जैसे हमारे केस में किसका? ए का घाटा हुआ 5 लाख का, क्योंकि बेचारे को लाने पड़े 15 लाख और बदले में मिले 10 लाख। लेकिन बाकी दो लोगों को लाने पड़े सिर्फ 7.5 लाख और बदले में लेकर गए 10 लाख ईच। आया क्या समझ में? समझा के नहीं समझा? है क्लियर? पक्का? अब अगेन किसी किसी को नहीं समझ में आऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, वो भी बता देता हूँ, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप फर्म को कर रहे हो डिसॉल्व, पूरा बोरिया बिस्तर बंद, समझा? में आपको सबसे पहले तो सारी एसेट्स लिक्विडेट करनी पड़ेंगी, और सबसे पहला काम है थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को चुकाना, बरोबर है सर? लेकिन ये कैपिटल अकाउंट कैसे क्या लाइबिलिटी बन रहा है? तो जब तक के फर्म चल रही होती है तब तक के किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल अकाउंट असेट की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप फर्म बंद होने वाली होती है, तुरंत वो कैपिटल अकाउंट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू लायबिलिटी, समझा? जिसका पेमेंट फर्म को करना ही पड़ेगा, वरना पूरी बुक्स का सेटलमेंट हुआ नहीं है। और जब तक के पूरी बुक्स का सेटलमेंट नहीं होता, मतलब बैलेंस शीट पूरे तरीके से साफ सूफ नहीं हो जाती, तब तक के फिर वो पार्टनरशिप जिंदा ही रहेंगी। समझ में आया क्या? ऑल गुड? समझ में आया सबको पक्के में अच्छे से एकदम? प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, अब जो मैंने समझाया है ना वो थोड़ा सा आगे का था, मैं बता देता कहाँ का। ये यहाँ का था, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट सेक्शन 40, ये पूरा समझाया मैंने। लगे तो तुम नीचे का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो तुमको समझ जाएगा कि मैंने क्या समझाया। पढ़ लेते अपन। फिर से आया पिक्चर में कौन? तो कमेंट सेक्शन में सारे लोग क्या लिखेंगे? अपने सारे एक्सेस के नाम लिखेंगे, समझ में आया? इसमें सबसे ज्यादा कमेंट कौन करेगा बेटा? जोर से बोलो। राज भट्टार। आगे, X and Y were partners sharing profits and losses equally. प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे थे? हाँ, और लॉसेस भी इक्वली। ध्यान से आगे, ऑन टेकिंग पार्टनरशिप अकाउंट इट ट्रांसपायर्ड दैट ही contributed 6,60,000 to the capital of the firm and Y only 40,000. इस बार X के साथ बुरा होने वाला है ना? हमेशा X मजे कर लेता, क्या कर लेती, इस बार लेकिन बुरा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से। हाँ, तो 40,000 क्लियरली लिखा हुआ है किसके लिए? वाई के लिए। और यहाँ ही का मतलब कौन है? एक्स। समझ गया? तो एक्स ने कितने पैसे लाए थे? 6,00,000 8,500, और वाई ने कितने लाए थे? 40,000। समझ गया? लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस काय में बांटते? इक्वली। आया क्या समझ में? पक्का? तो तुम सोचो कौन नुकसान में है? मेरे को पूरा कैलकुलेशन तुम सोचो ध्यान से, कि जब फर्म हो रही बंद, बंद होते वक्त यही कैपिटल अकाउंट लौटाना पड़ेगा। तो 6,60,000 और 40,000 मिलाकर बन गए 7,00,000 रुपए। 7,00,000 का लॉस में डिवीजन करोगे तो आधा आधा करना है। आधा आधा कितना होगा? 3.5 लाख लाएगा कौन? एक्स, और 3.5 लाएगा, बरोबर है? कौन ज्यादा ला रहा?
और किसको कम मिल रहा, वाई को ही कम मिल रहा ना डियर, सोचो ना। वाई को वापस ले जाने कितने हैं, 40,000 में, उसको उतने ही मिलने वाले हैं। लेकिन बेचारा घर से कितने ला रहा, 3 लाख। फिर से किसका फायदा हो गया, एक्स का, समझ गया है ना, फायदा हुआ ना एक्स का। कैसे हुआ एक्स का फायदा, इक्वली बांटने के चक्कर में एक्स का हो गया फायदा। इसके लिए मैं बोलता शुरुआत से रिलेशनशिप में पहले से बता के रखना कि सारी चीजों का बंटवारा इक्वली होगा और सारा कंट्रीब्यूशन भी इक्वली होगा, या तो तू तेरा मैं तेरा, सबसे बेस्ट। समझ रहा क्या तुमको, पक्का एग्जाम्पल समझ में आया, क्लियर है। पाई का नुकसान क्यों हो रहा, 3.5 लाने पड़ रहे, 40 लेकर जाएगा, नुकसान हो गया ना 3,10,000 का, आया समझ। ऑन दी अदर हैंड एक्स कितने ला रहा, 3.5 लेकर कितने जाएगा, 6,60,000, है क्या समझ, पक्का, ऑल गुड, श्योर। टेक्निकली हमने यूनिट खत्म कर दिया, हमारा रीडिंग बाकी है, ठीक है, आज के लिए एंडिंग करूँ, क्या बोलना पड़ता।